जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ में हम इसके जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है हम बनाते रहते हैं, जिससे आप बन सके फिजिकल एजुकेशन में और भी ज़्यादा बेहतर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसे हम क्लियर करते हैं कि अलग अलग लोगों ने फिजिकल एजुकेशन से किस प्रकार से क्लियर किया है, उनके अनुसार फिजिकल एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओबर्ट्यू फैक्ट के अनुसार इन्होंने किस प्रकार से इसे डिफाइन किया है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है कि जो भी शारीरिक क्रियाएं व्यक्ति के द्वारा की जाती है उनसे जो भी हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है वही शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट है कैसेडी के अनुसार, कैसेडी ने इसे किस प्रकार से डिफाइन किया है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा है। देखिए इनका यह मानना है कि हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है उनके द्वारा हमें जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं और उससे हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं वह शारीरिक शिक्षा है। देखिए इससे पहले हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें यह बताया गया था हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वही शारीरिक शिक्षा है, परंतु कैसेडी का यह कहना है कि एक्सपीरियंस से नहीं, एक्सपीरियंस से हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आएंगे उसे कहेंगे शारीरिक शिक्षा। फिर हम देखते हैं जेबिनेस के अनुसार, जेबिनेस ने क्या कहा है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का यह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। देखिए इन्होंने क्या बताया जेविनेस ने कि शारीरिक शिक्षा क्या है, तो हमारे द्वारा जो मांसपेशियों, जो मसल्स के द्वारा जो भी हमारे द्वारा बड़ी क्रियाएं की जाती है और उससे संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं होती है उनके द्वारा जो रिएक्शंस होते हैं उसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा। अब हम आगे देखते हैं इसके जो उद्देश्य है उसे हम समझते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से इसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे एच क्लार्क के अनुसार, एच क्लार्क ने इसके क्या उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने इसके तीन प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। एक बताया शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, सामाजिक गुणों का विकास और एक संस्कृति का विकास। जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं की जाती है उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, वह उच्च स्तर पर एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है। देखिए इनका यह कहना है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भी खेल में वगैरह पार्टिसिपेट करता है तो उसके द्वारा उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ में वह सोशल जो गुण्स होते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट है उनका भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट इनका यह कहना है कि इसके द्वारा संस्कृति का विकास होता है। हम जिस प्रकार से खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं हमारी जो संस्कृति है उसको हम बना कर रखते हैं इसके द्वारा। इसके बाद में हम जो लेस्ली ने इसके जो उद्देश्य बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बताए उसे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। लेस्ली ने यहाँ पर इसके यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन है उसके मेनली 5 इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि शारीरिक अंगों का विकास होता है। इसके द्वारा हम जब फिजिकल एजुकेशन में हम द्वारा फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जो फिजिकल जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स वगैरह है उनमें भी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। फिर इन्होंने बताया कि भावनात्मक विकास, देखिए भावनात्मक विकास फिजिकल एजुकेशन में किस प्रकार से होता है। हम जब भी किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय हमारे द्वारा दो ही प्रकार की कंडीशन होती है। देखिए दोनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है, या तो हम उसमें जीतेंगे या फिर हम उसमें हारते हैं। जब जीतते हैं तो उसमें हमारे जो इमोशंस है उसे इस प्रकार से कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है कि हम ज़्यादा ईगो में ना आ जाए कि हम जीत चुके हैं, हम सब कुछ आता है। दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि हम हार चुके हैं। हारने में हमें इस प्रकार से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है कि ऐसा नहीं है कि हारने का मतलब है कि अभी हमें कुछ भी नहीं आता है या फिर हम एकदम हार चुके पूरी तरह से जिंदगी से। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी बाउंस बैक कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अपने जीवन में दोबारा एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं यदि आप कंटिन्यूअसली उस गेम में बने रहते हैं, यदि आप कंटिन्यूअसली उसमें आप सीखते रहते हैं। नेक्स्ट सामाजिक विकास, वही सोशल डेवलपमेंट जिसे हमने ऊपर क्लियर किया है। एक है बौद्धिक विकास, खेलों के द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी साथ साथ में होता रहता है। स्नायु पेशीय विकास, देखिए इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर मैंने पूरा क्लियर किया है। जो कोऑर्डिनेशन होता है वह हमने पूरा सिस्टम को हमने पूरी तरह से उसमें समझाया है कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है व्यक्ति में। तो यदि आप हमारी वह भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वह वीडियो आपको दिख जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो सामान्य रूप से इसके उद्देश्य है उसे हम एक बार फिर से समझते हैं। ये ऊपर जो हमने उद्देश्य देखे थे वह तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा देखे थे कि इनका क्या कहना है, एच क्लार्क का, लेस्ली का, और परंतु अभी हम जो उद्देश्य देखेंगे वह एक सामान्य उद्देश्य है। सामान्य रूप से इसके क्या क्या उद्देश्य है, एक सामान्य व्यक्ति इसको किस प्रकार से समझता है। इसके जो उद्देश्य है वह मुख्यतः हम इस प्रकार से देखेंगे। एक शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, नाड़ी पेशीय विकास, भावनात्मक स्वास्थ्य का
विकास। ये जितने भी उद्देश्य है इसे हमने ऊपर भी क्लियर किया है, परंतु यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं। शारीरिक विकास का अर्थ है कि हमारे जो शरीर में वृद्धि है, विकास है, उन सभी से संबंधित है। हमारे जो ओवरऑल जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जो हमारे शरीर से संबंधित है, जो हमारी मांसपेशियों से संबंधित है, उसे इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, उसका विकास होता है। मांसपेशी का विकास अंतर्गत यह है कि हमारा जो मेंटल है उसका डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत हमारे जो मस्तिष्क का उसका किस प्रकार से इसमें विकास होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, हम जिस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम जिस प्रकार से किसी टूर्नामेंट में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में हमारे जो सोशल डेवलपमेंट होता है, हम लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम उनके साथ में तालमेल बिठा सकते हैं, हम समाज में किस प्रकार से लोगों की स्थितियों को समझते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम जो सोशल डेवलपमेंट है उन सभी का विकास किसमें होता है, तो फिजिकल एजुकेशन में होता है। नेक्स्ट, नाड़ी पेशी विकास, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, मैंने ऊपर बताया भी है। तो नेक्स्ट है वहीं पे आप इसे देख सकते हैं। और एक बार यदि आप सामान्य रूप से समझना चाहें तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझाता हूँ कि यदि आप किसी वॉलीबॉल के खेल को खेलते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम जब आगे से बॉल आती है तो उसमें पर हम हमारी जो मस्तिष्क है उसे मेजर करता है, एनालाइज करता है कि कहाँ से किस तरह से बॉल आ रही है। उसी के साथ में हमारी जो मांसपेशी है वह यह निर्धारित करती है कि किस प्रकार से हम उसे मारेंगे तो वह बॉल वापस आगे की तरफ में वापस जाएगी। तो यह जो है, यह हमारे मस्तिष्क और हमारी जो पेशी है, जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारे मसल्स है, उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वह है। नेक्स्ट हम देखते हैं भावनात्मक विकास। तो इसके लिए मैंने भी ऊपर एग्जांपल बताया था कि किस प्रकार से हमारी ये जो गेम में परिस्थितियां होती है, दो प्रकार से हो सकती है, जीतने की, हारने की। तो ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार से हमारी इमोशंस को डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे जो इमोशंस का डेवलपमेंट है वह सिर्फ गेम तक ही सीमित न रह करके हमारे जो बाकी भी शरीर के, बाकी भी जो जीवन के अंग होते हैं उनके साथ में इसका विकास होता है और वहाँ पर भी यह बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो स्वास्थ्य का विकास किस प्रकार से होता है। तो हमारे द्वारा जो भी फिजिकल एक्टिविटीज की जाती है उससे हमारे जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ में रोगों से भी दूर रहते हैं, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह भी वृद्धि होती है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके जो मिसकंसेप्शंस है, लोगों के द्वारा इस पर किस प्रकार की धारणाएं बनाई जाती हैं, उनके द्वारा फिजिकल एजुकेशन को जो सामान्य लोग होते हैं, जो इसे सामान्य रूप से इसके ऊपर स्टडी नहीं करते हैं, वह इसको किस प्रकार से देखते हैं, उसके बारे में हम इसे समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर विद्यालय एथलेटिक्स और शारीरिक शिक्षा एक ही है। कुछ लोगों का यह मानना होता है कि हमारे विद्यालय में जो एथलेटिक्स करवाए जाते हैं, जो एक्टिविटीज करवाई जाती है, सामान्य रूप से ड्रिल है या फिर मार्च पास्ट है, वही क्या है, शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, शैक्षणिक कक्षाओं के बीच में एक आराम की अवधि है। यह भी मान लिया जाता है कि जो हमारे द्वारा कक्षाएं ली जाती है बाकी विषयों की, उसके बीच में गैप के लिए यह इस विषय को इंक्लूड किया गया है। तीसरा इसमें यह है कि शारीरिक शिक्षा है वह कोई भी विषय पढ़ा सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ा सकता है। इसके लिए कोई पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि बीपीएड, एमपीएड जैसे कुछ कोर्स भी होते हैं। आप भी अपने आसपास कई लोगों को देखते होंगे, जब आप किसी को कहते होंगे कि बीपीएड या फिर एमपीएड आप करते हैं तो वह कहते होंगे कि साउंड्स गुड, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, परंतु उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती है। यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसके लिए क्या है कि धीरे धीरे जो जागरूकता हमें ही फैलानी होगी, हमें यह लोगों को कहीं ना कहीं बताना होगा। यदि आप कोर्स करते हैं तो इससे आपके आसपास में, आपके गाँव की में, आपके एरिया है उसमें लोगों को पता चलता है कि हाँ, इससे रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह होता है। कई कई हद तक यह मान लिया जाता है कि जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वह बाकी शिक्षकों की तुलना में उनका स्तर नीचे होता है, वह कमतर इम्पोर्टेंस होते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस होती है वह कम होती है बाकी शिक्षकों की तुलना में। नेक्स्ट है जो शारीरिक शिक्षण है वह मुक्त खेल अवधि है। देखिए, जो शारीरिक शिक्षण है, जो शारीरिक शिक्षा में जो भी विद्या वगैरह सिखाई जाती है, तो वह क्या है, वह एक ऐसे समय में सिखाई जाने वाली क्रिया है जब फ्री टाइम मिलता है उसी समय सिखाई जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षाएं, प्रक्रियाएं अन्य शिक्षकों को एक मुक्त अवधि देने की एक डिजाइन किया गया है। वही जो मैंने अभी बताया था कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब यह मान लिया जाता है कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब भी फ्री पीरियड चाहिए, जब भी फ्री टाइम चाहिए, रेस्ट पीरियड ही चाहिए, तो उस समय पर हम शारीरिक शिक्षा को वहां पर इंक्लूड कर देते हैं। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से अन्य कक्षाओं को बनाने वाले तनाव को दूर करती है। देखिए, इसमें शारीरिक शिक्षा को किस तरह से देखा जा रहा है कि वह जो है, वह जो बाकी जो क्लासें होती है, बाकी जो विषय में अध्ययन करवाया जाता है, उनमें जो भी तनाव उत्पन्न होता है उसे दूर करने का कार्य करती है। यही एक शारीरिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस समझी जा रही है।
और है शारीरिक शिक्षा जैसा करो वैसा करो। देखिए जिसको जैसी मर्जी है वह किया जा सकता है। इसमें इसकी कोई भी एक जो प्लान्ड स्ट्रक्चर है वह नहीं है, इसमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि शारीरिक शिक्षा है उसमें जब हम ग्राउंड में गए और जैसे करना है वैसे कर लिया जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार के कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, यह ऐसा अन्य लोगों के द्वारा माना जाता है। आगे हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा अन्य कक्षाओं की तरह सामान्य प्रशिक्षण या प्रतिष्ठान का महत्व नहीं है। इनका यह भी है कि शारीरिक शिक्षा है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एक मुख्य विषय के रूप में न समझ करके एक वैकल्पिक विषय के रूप में मान लिया जाता है पहले इसे। और यह तो एक बहुत हद तक अवधारणा सही भी मान ली जाती है, क्योंकि पहले इसे एक मुख्य विषय के रूप में नहीं समझा जाता था। पहले तो इसका पाठ्यक्रम भी नहीं था। 1988 में जो NCERT है उसके द्वारा इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया था और उसके बाद में इसे CBSE और NCERT में इसको जोड़ा गया था। शारीरिक शिक्षा का एक मुख्य मतलब सीखना और खेलना है। शारीरिक शिक्षा का जो मतलब है वह यहाँ तक सीमित हो जाता है कि इसमें हम जो है वह खेलने की जो गतिविधि होती है हम सिर्फ खेल को ही इसमें शामिल करते हैं। परंतु मैंने अभी ऊपर जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी तब हम इसे और भी ज़्यादा विस्तार में समझ पाए कि शारीरिक शिक्षा का मतलब है कि इसमें हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके अलावा जो दर्शन शास्त्र है, ह्यूमन मैकेनिज्म है, साइंस है, इन सभी को इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना काम या अध्ययन कॉलेज जाना चाहता है तो वह शारीरिक शिक्षा के पेशे में जा सकता है। कि जो शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के जो अध्यापक होते हैं, उनका यह कार्य होता है कि वह विद्यालय में जाकर के किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करवाते हैं, क्योंकि बच्चे तो अपने अनुसार ही खेलते हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। यदि आपको ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई पेशा चाहिए जिसमें आप कॉलेज भी जाएँ, विद्यालय भी जाएँ और आपको कोई कार्य न करना पड़े, तो आप फिजिकल एजुकेशन के विषय को चूज कर सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें इसमें भी बहुत सारी जो प्लानिंग करनी होती है, किस प्रकार से विधियाँ सीखनी होती है, किस प्रकार से इस चीज़ को अप्लाई करना है, इन सभी को सीखते हुए और फिर हमें स्टूडेंट को सिखाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक शारीरिक शिक्षक गेंद उछालता है, कभी-कभी सीटी बजाता है और यही उसके शिक्षण का विस्तार है। देखिए इस प्रकार से इन्होंने बताया है, जिस प्रकार से इससे जो ऊपर की जो यह लाइन थी उसमें जिस प्रकार से बताया है, इसी को इसने और भी ज़्यादा विस्तार कर दिया कि जो शारीरिक शिक्षा है उसके जो अध्यापक है उसके कार्य को कितना सीमित कर दिया है, वो लोग किस प्रकार से इसे देख रहे हैं उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। कि उसमें क्या है कि सिर्फ गेंद को उछालना, सीटी बजाना और बस अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते रहना, यही शारीरिक शिक्षा है। इसके लिए कोई विशेष ना प्रशिक्षण चाहिए, न ही इसमें किसी प्रकार का कोई सीखा हुआ है, न इसमें कोई प्लान्ड स्ट्रक्चर है एजुकेशन का। इस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन को देखा जाता है। परंतु जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तब हम इसे समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से बाकी भी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और इसका जो विस्तार है वह धीरे-धीरे और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका जो क्षेत्र है वह सिर्फ 1 या 2 जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे न रह करके बाकी जितने भी विषय हैं उनके साथ भी धीरे-धीरे जुड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज फिजिकल एजुकेशन के जो एम्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, उसे हमने यहाँ पे क्लियर किया है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।